हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्वी लद्दाख में चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा अपना भारत। बताएंगे भारतीय सेना ने सिंधु नदी पर बना दिया नया पुल, दे दिया चीन को तगड़ा वाला जवाब। उसकी ओर से भी पुल बनाने को लेकर खबर आई थी, जिसका जवाब भारत ने भी पुल बना कर दिया है। बताएंगे इस बर्फीली इलाके में कैसे भारतीय सेना ने ये पॉसिबल करके दिखाया है दोस्तों। तो वहीं बताएंगे ब्रिटेन की सरकार ने भी शेख हसीना को अपने देश में नहीं दी इजाजत। अब कहां जाएगी भारत से शेख हसीना, सबसे बड़ी खबर बताएंगे। और बताएंगे क्यों ब्रिटेन ने बांग्लादेशी इस पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने देश में घुसने नहीं दिया। तो वहीं बताएंगे बांग्लादेश की यह हिंसा कौन से देश में रची गई, इसको लेकर हुआ है सबसे बड़ा खुलासा। और जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर मोदी सरकार क्या कदम उठाने वाली है इस मीटिंग के बाद। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर अपने भारत देश का विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पूर्वी लद्दाख में चीन का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सेना ने सिंधु नदी पर बनाया नया पुल, बर्फीली इलाके में आवाजाही आसान। जी हां, बता दें भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ाते जाने की मुहिम को कड़ा जवाब दिया है। स्नो लेपर्ड ब्रिगेड के न्योमा सैपर्स ने पूर्वी लद्दाख में इंफ्रा डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में सिंधु नदी पर एक मजबूत ह्यूमन पाइप पुल का निर्माण किया है। ये पुल कनेक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ाएगा और सेना और नागरिकों दोनों के लिए न्योमा और नीडर के गांवों तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। दोस्तों भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने मंगलवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया, जिसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों इस वीडियो में पूर्वी लद्दाख में न्योमा और नीडर इलाके के गांवों के बीच नागरिकों और सेना की आवाजाही आसान करने के लिए पुल को बनाने की पूरी प्रक्रिया को दिखाया गया है। 1 मिनट 7 सेकंड के इस वीडियो में पुल बनने की पूरी प्रक्रिया के साथ ही सेना के कई भारी वाहनों को पुल पर चलते हुए भी दिखाया गया है। इसके जरिए पुल की मजबूती भी दिख रही है। पुल बनाने के लिए सेना के काबिल इंजीनियर्स ने ह्यूमन पाइप की मल्टी लेयरिंग करने के बाद इस पर ठोस कंस्ट्रक्शन वर्क किया है। पुल को रिकॉर्ड समय में पूरा किए जाने की बात कही जा रही है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये चीन को बहुत बड़ा जवाब दिया है भारत ने, क्योंकि हाल ही में चीन ने पेंगोंग झील पर 400 मीटर का पुल बनाया था। 30 जुलाई को लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन सरकार के 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण पूरा करने की खबर आई थी। ये पुल 1958 से चीन के कब्जे वाले इलाके में बनाया गया था। इस नए बने पुल की मदद से चीन की सेना को पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट के बीच ट्रूप्स की आवाजाही करने में बड़ी आसानी हो सकती है। चीन के इस पुल के निर्माण पर भारत के लिए चिंतित होना स्वाभाविक था। अब ऐसे में भारतीय सेना ने जिस प्रकार से चीन को उसी के लहजे में तगड़ा जवाब दिया, अगर आप इसकी सराहना करते हैं तो इंडियन आर्मी इज द बेस्ट आर्मी कमेंट में लिखिएगा। तो वहीं बता दें ब्रिटेन ने शेख हसीना की लंदन में एंट्री को रोक दिया है। दोस्तों बता दें अब कहां हसीना लेंगी शरण। बता दें यूके के ठंडे रुख के बाद तलाश रही है दूसरा विकल्प। दरअसल बांग्लादेश में छात्रों के हिंसक प्रदर्शनों के देशव्यापी अशांति में तब्दील होने और तख्ता पलट के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आ गई थी। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना के अगले कुछ दिनों तक भारत से बाहर जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि उनकी आगामी यात्रा को लेकर बाधा आ गई है। दोस्तों भारत में उनको कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर रखा गया है। शेख हसीना भारत से लंदन जाने वाली थी, लेकिन अब वो दूसरे ऑप्शन पर विचार कर रही है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने संकेत दिया है कि उन्हें किसी भी संभावित जांच के खिलाफ ब्रिटेन में कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका दिया है शेख हसीना को ब्रिटेन की सरकार ने। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना ने भारत के रास्ते लंदन जाने की प्लानिंग की थी। उनके सहयोगियों ने हिंडन पहुंचने से पहले भारतीय अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया था। शेख हसीना C-130J मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से हिंडन एयरबेस पर उतरी थी। शेख हसीना अपनी बहन शेख रेहाना के साथ अस्थायी शरण लेने के लिए भारत से लंदन जाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अब ब्रिटेन सरकार ने संकेत दिया है कि शेख हसीना को ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों की किसी भी संभावित जांच के खिलाफ कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती है। जी हाँ, तो वहीं फिलहाल वो अब भारत में ही रहेंगी। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, आखिर इस बांग्लादेश में तख्ता पलट और इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है, इसकी रिपोर्ट में हुई है बड़ा खुलासा। बता दें बांग्लादेश में सरकार गिराने की घटनाओं को लेकर खुफिया विभाग ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी किया, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के पीछे ISI का हाथ है। पाकिस्तान ने हिंसा फैलाने के लिए बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के छात्र शिविर नामक विंग का इस्तेमाल किया है। जमात इस्लामी को भी ISI का समर्थन प्राप्त है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्र शिविर, जो बांग्लादेश में प्रतिबंधित जमात इस्लामी का एक हिस्सा है, उसने हिंसा और विरोध प्रदर्शन
प्रदूषण को बढ़ावा देने के लिए काम किया। शेख हसीना ने हाल ही में जमात इस्लामी स्टूडेंट यूनियन और अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कार्रवाई के विरोध में इन संगठनों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर हंगामा और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश में हिंसा को भड़काने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया। ISI ने जमात इस्लामी के छात्र शिविर को सक्रिय किया और उसकी गतिविधियों को समर्थन दिया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि ISI ने बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में उथल पुथल और अस्थिरता फैलाने के लिए रणनीति तैयार की है। यानी कि रिपोर्ट में दोस्तों पाकिस्तान की ये खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बताया गया है। बहरहाल अगर वाकई में ऐसा है, रिपोर्ट वाकई में 101% सही है दोस्तों, तो ये खुफिया एजेंसी कुछ भी करवा सकती है। ऐसे में भारत को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश पर बैठक में राहुल गांधी ने पूछा सवाल, कहा क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है? तो जयशंकर जी ने क्या जवाब दिया वो बेहद ही रोमांचक। बता दें, बांग्लादेश क्राइसिस पर नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इन तीनों सवालों का जवाब दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तेजी से बिगड़ते हालात में पाकिस्तान का हाथ होने को लेकर भी सवाल उठाया। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूछा कि ढाका में सत्ता हस्तांतरण को लेकर हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है। इसके जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि अभी ये डेवलपिंग सिचुएशन है, केंद्र सरकार इस पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं, इसी के हिसाब से रणनीति बताई जा रही और फिर जो भी सही होगा उसके हिसाब से अगला कदम उठाया जाएगा। जी हाँ, राहुल गांधी के इस सवाल का विदेश मंत्री ने जवाब दिया। उनका सवाल था कि क्या इन ताकतों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो केंद्र सरकार की तरफ से इसके जवाब में बताया गया कि इस एंगल की भी जांच की जा रही है। दोस्तों NDTV के मुताबिक एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के हिसाब से लगातार अपनी DP बदल रहा है। भारत सरकार इसको लेकर भी जांच में जुटी हुई है कि कहीं इसमें कोई बड़ा संकेत तो नहीं छिपा। तो दोस्तों वहीं हम अगर आपसे ये सवाल पूछे कि आपको क्या लगता है बांग्लादेश के इस क्राइसिस के पीछे कौन विदेशी ताकत हो सकती है, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। तो वहीं बता दें, फिलहाल भारत के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन वो ये है कि बांग्लादेश में अभी भी 19,000 भारतीय फंसे हुए हैं, या यूं कहें कि अभी भी 19,000 भारतीय बांग्लादेश में हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है अपने भारत के लिए, जिसकी बात जयशंकर जी ने इस मीटिंग में की। संसद में जयशंकर जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर निरंतर कंटिन्यूअसली नजर रखे हुए है और जब तक वहां कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, भारत की गहरी चिंता बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अभी भी 19,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें छात्र की बात करें तो 9,000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें बड़ी खबर बांग्लादेश से ही जुड़ी, जहां बांग्लादेश की विपक्षी नेता खालिदा जिया जेल से हुई रिहा, चीन समर्थक मानी जाती है। ये पूर्व PM बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। खालिदा जिया शेख हसीना की कट्टर प्रतिद्वंदी है। साल 2007 में बांग्लादेश में हो रहे चुनाव के दौरान फैली हिंसा के दौरान बनी कार्यकारी सरकार ने खालिदा जिया और उनके 2 बेटों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में साल 2018 में उनको सजा सुनाई गई थी। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ही राष्ट्रपति ने खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया था। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP की प्रमुख है। दरअसल बांग्लादेश में कोटा सिस्टम बंद करने को लेकर महीनों से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में बांग्लादेश की विपक्षी नेता खालिदा जिया जेल से रिहा होने के बाद माना यह जा रहा है कि बांग्लादेश की आग अभी शांत होने नहीं वाली। तो वहीं बता दें, तुरंग शक्ति अभ्यास पर राजदूत ने कहा कि पहली बार जर्मन वायुसेना ने भारत के साथ अभ्यास में लिया है पार्ट। जी हाँ, जर्मन वायुसेना पहली बार भारतीय वायुसेना के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कर रही है। भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने तरंग शक्ति 2024 के उपलक्ष्य पर कहा कि जो 6 अगस्त को तमिलनाडु के सुलूर वायुसेना स्टेशन पर शुरू होने वाला है। एकरमैन ने एक आधिकारिक बयान में कहा यह पहली बार है कि जर्मन वायुसेना भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर अभ्यास कर रही है और ये पहली बार भी है कि ये उड़ान में उड़ान भर रही है। वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा यह व्यापक बहुपक्षीय अभ्यास भारत और क्षेत्र के साथ हमारे सुरक्षा और राजनीतिक संबंधों को गहरा करता है। हम अपने देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर काम कर रहे हैं। इसके बाद जर्मन वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल और इंस्पेक्टर ने कहा कि तरंग शक्ति भारत में वायुसेना के साथ हमारा पहला अभ्यास। ऐसे में इंडियन आर्मी को भी आप लोग ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा कमेंट में। तो वहीं बता दें, इमरान खान की गिरफ्तारी को 1 साल हो गया पूरा। इस वजह से पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में निकाली विशाल रैली। जी हाँ, पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के 1 साल पूरे हो जाने के मौके पर उनकी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रैली निकाली है। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस महीने के अंत तक इस्लामाबाद में इसी तरह की रैली के साथ उनकी रिहाई के लिए ठोस प्रयास करने का संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है। बता दो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI की रैली सोमवार को पंजाब की सीमा से लगे पार्टी शासित प्रांत के स्वाबी जिले में आयोजित की गई और इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गुंदापुर के अलावा पार्टी अध्यक्ष गौहर अली खान और महासचिव उमर अयूब ने रैली
को संबोधित भी किया। जी हाँ, पीटीआई नेताओं ने कहा कि हमारे नेता इमरान खान को अब और जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता है। तो वहीं बता दें, मिसाइल लॉन्चर की मूवमेंट, सेना की ड्रिल, वॉल स्ट्रीट का दावा, इजराइल पर हमला करने जा रहा है ईरान। जी हाँ, हमास नेता इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब जानकारी आ रही है कि ईरानी सेना ने ड्रिल शुरू कर दी है और उन्होंने मिसाइल लॉन्चर की मूवमेंट भी शुरू कर दी है। इससे अमेरिकी अधिकारियों को एहसास हो रहा है कि तेहरान आने वाले दिनों में हमले की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बीते हफ्ते के बाद से अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर मूवमेंट और सेना द्वारा किए जा रहे युद्धाभ्यास की निगरानी की है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान आने वाले दिनों में हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के इस कदम से संकेत मिल रहे हैं कि वो हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का मन बना चुका है। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान से गद्दारी करने की सजा। जी हां, बांग्लादेश में तख्ता पलट पर पूर्व पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने जताई खुशी, कहा यह पाकिस्तान से गद्दारी करने की सजा मिली है बांग्लादेश को। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का स्वागत किया है। उनका कहना है कि शेख हसीना का जाना पाकिस्तान और इस क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शेख हसीना पाकिस्तान से नफरत करती थी और भारत के हाथों में खेलती रही है। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़े जाने पर भी खुशी जाहिर की। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान से गद्दारी की और उसके नजरिए से गद्दारी की, उसका अंजाम हमने देखा। कल जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिराई गई, उससे सद्दाम हुसैन की मूर्ति का गिराया जाना याद आ गया। उनकी बेटी शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना ही पड़ गया। जी हाँ, ये कहना है दोस्तों पाकिस्तान के डिप्लोमेट का, जो वाकई में खुशी मनाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बाहर कोई विवाद हो जाए और फवाद चौधरी का बयान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बता दें, फवाद चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि वही अंजाम हुआ जो उसने पहले किया था। आपको बता दें क्या कहना है इनका। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी ने शेख हसीना के बेटे के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान कहा कि शेख हसीना के बांग्लादेश से कई गुना बेहतर है पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हसीना और उनके बेटे ने बांग्लादेश में एक सत्तावादी शासन बनाया। 2009 से हसीना का शासन और जोर जबरदस्ती और आतंक की कहानी है। उसने और उसके साथियों ने बांग्लादेश के आम नागरिकों को पीड़ा पहुंचाई और उसका वही हश्र हुआ जो होना था। जी हाँ, यानी कि पाकिस्तान कुल मिलाकर बांग्लादेश में हो रहे इस हिंसा और तख्ता पलट पर खुशी मनाता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर चाइना भी जरूर खुश होगा। तो वहीं बता दें, इजराइल से युद्ध का डर, ईरान की उड़ गई नींद, रूस से मांगा महाशक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग की संभावना के बीच तेहरान ने मॉस्को से महाशक्तिशाली एयर डिफेंस और रडार सिस्टम की मांग की है। माना यह जा रहा है कि ये S-400 ही है, जी हाँ, जिसे दुनिया का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। ईरानी मीडिया ने बताया, ईरान ने सोमवार को रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु की यात्रा के बाद रक्षा प्रणालियों का अनुरोध किया था। इस दौरान शोइगु ने कहा कि हम विभिन्न क्षेत्रों में ईरान के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं बता दें, ब्रिटेन में रुक नहीं रही मुस्लिमों और धुर दक्षिण पंथियों की हिंसा, पुलिस की गाड़ियों पर फेंके गए पेट्रोल बम, 400 को किया गया अरेस्ट। बता दें, ब्रिटेन के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। साउथपोर्ट शहर में बीते हफ्ते पहले एक डांस पार्टी में हुए हमले में 3 बच्चियों की मौत के बाद ये बवाल शुरू हुआ है, जो बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 17 शहरों में आगजनी और पुलिस से झड़प के इस मामले के क्षण सामने आए हैं। दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी पुलिस को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में पुलिस वाहनों को पेट्रोल बमों से निशाना बनाया गया है। पुलिस गाड़ी पर पेट्रोल बम से हमले के फुटेज भी सामने आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इस हिंसा की वजह से पुलिस ने सड़कों को भी सील कर दिया है। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ब्रिटेन की यात्रा करते समय सतर्क बरतने को कहा है। जी हाँ, भारतीय उच्चायोग ने एडवाइजरी जारी की इसको लेकर। तो वहीं बता दें, बीजेपी नेता के जनाजे की नमाज पढ़ने से इमाम ने किया इनकार, कहा भाजपा को वोट देते हो इसीलिए मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। जी हाँ, यूपी के मुरादाबाद में भाजपा को वोट देने की वजह से एक इमाम ने मौत के बाद जनाजे पर पढ़ी जाने वाली नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद मृतक के बेटे ने दूसरे इमाम को बुलवा करके नमाज पढ़वाई। जी हाँ, मामले को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर इमाम पर और अन्य 3 अन्य सपा नेताओं की शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद मामले की डीएम ने जांच करवाई और कुंदर की थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार दिल नवाज खान ने कहा कि उनके पिता अलीदाद खान की 23 जुलाई को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद वो इमाम राशिद के पास जनाजे की नमाज के लिए कहने गए तो उन्होंने ये कहकर नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया कि तुम लोग बीजेपी को वोट देते हो। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय, आपका
क्या टेक होगा कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर यही हाल रहा तो चीजें वाकई में बढ़ जाएंगी, ये सच्चाई है, इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वही बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी की अचानक बिगड़ी तबियत, अपोलो के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को आज सुबह दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने इंद्रप्रस्थ स्थित अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती की गई। न्यूरो सर्जन डॉक्टर विनीत सूरी के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। अपोलो ने वरिष्ठ नेता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनकी हालत स्थिर है, स्टेबल है और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। 96 साल के आडवाणी उम्र से संबंधित स्वास्थ्य दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले तबियत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में भी भर्ती करवाया गया था। ऐसे में गेट वेल सून आडवाणी जी कमेंट में भारी मात्रा में कहिएगा दोस्तों, ताकि आपकी दुआएं लगे और वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।